नमस्कार, अवर न्यूज 24 के हमारे इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो राजनीति अभी गरमाई हुई है और आज इसी राजनीतिक विषय को लेकर आज हम अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स को हमने बुलाया है जो राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने गरीबों, महिलाओं, बुजुर्गों की अपनी पूरी क्षमता के साथ हमेशा मदद की है। बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निषाद पार्टी के तेज तर्रार नेता और बीकापुर विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी और समाज सेवी के रूप में जाने जाने वाले करुणाकर पांडे और बब्बू भैया। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और अभी हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे जो जनता जानना चाहती है हमारे माध्यम से। तो हमारा पहला सवाल जो आएगा वो आएगा कि आपका बचपन कैसा रहा है? भाई साहब, बचपन के विषय में बचपन हमारा ठीक ठाक रहा और बचपन में हमें बहुत कायदे से याद है कि हमारी इसी में अपनी फैमिली के बारे में भी आपको बता दें। मेरे बाबा श्री बृजमोहन पांडे, स्वर्गीय बृजमोहन पांडे जी आरटीओ विभाग में कार्यरत थे। मैं बाबा जी को जानता हूँ, था मतलब आज भी जहन में हमारे दिमाग में उनकी छवि है। और उसके साथ साथ पिताजी हमारे न्याय विभाग में कार्यरत थे यहीं अयोध्या में अपने। तो बचपना हमारा ठीक रहा, गुजरा। सन 1995 में और नियर अबाउट उसी के आसपास हमारे बाबा जी सर्विस में थे, उनकी डेथ हो गई। और पिताजी ने भी 1995 के आसपास ही उन्होंने अपने सर्विस से रिजाइन कर दी। ठीक रहा, सब कुछ अच्छा रहा। फिर बाबा जी हमारे जो है एक्सपायर होने के बाद फिर उस सर्विस को हमारे चाचा जी को मिली, हमारे छोटे चाचा थे उनको मिली। तो ठीक था भैया, हमारा बढ़िया ही था, अच्छा भी था बचपन हमारा। चलिए ठीक है, बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो शिक्षा में देखा जा सकता है आपके सभी भाइयों ने भी अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो जनता जानना चाहती है कि आपकी शिक्षा क्या है? देखिए भैया, हमारी शिक्षा भी मैं इसी बिंदु पे आना चाह रहा हूँ। ठीक, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। शिक्षा का जहाँ तक मतलब रहा, शिक्षा हमारी जो भी रही कम रही, लेकिन जो भी रही बहुत अच्छी रही। कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी, कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि जिसमें शिक्षा तो हमारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। बट हमारे दोनों भाई जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक भाई हमारे अधिवक्ता है करुणाकर पांडे, हमारे भी छोटे हैं। और सबसे छोटे भाई जो है वो PWD के A क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं। और रही मेरी शिक्षा की बात, तो चूँकि परिस्थितियाँ घर की बहुत, जब 1995 के बाद घर की स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं रही और मेरा मन भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा था। तो भैया हमने पढ़ाई छोड़ दी। हाई स्कूल हमने किया था, हाई स्कूल में पास आउट था और बाकी जो है आपके सामने है। तो शिक्षा का मेरे घर में शिक्षा सबके पास है सिवाय मेरे। अब हमारा एक अगला सवाल है जो जनता जानना चाहती है कि जैसे कि आपने भी बताया कि आपके घर में काफ़ी पुरानी पुश्तैनी नौकरियां चली आ रही। हाँ, बड़े बाबा से लेकर सब कुछ हमारे घर में। अभी लास्ट में हमारी दादी भी आरटीओ विभाग में थी, हमारे चाचा भी आरटीओ विभाग में थे। तो जनता ये जानना चाहती है ऐसा क्या रहा कि आप अलग क्षेत्र में आ गए? देखिए भैया, अलग क्षेत्र में आने का उद्देश्य कोई ये नहीं था। एक्चुअली हम आपसे बताएं कि लगभग 2008 के आसपास घर की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हो गई हमारी। और चूँकि पिताजी सर्विस में थे नहीं, खेती बाड़ी में क्या होता है आप जानते ही हैं। और ये भी नहीं था कि नहीं हमारे पास 1000 बीघे खेत है, 10,000। भाई खेती में भी पैसा लगता है, तो आय का स्रोत तो हो गया कम। तो हमको छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी। बट अब चूँकि परिवार का, खानदान का नाम इतना बड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ लोकल तो हम कर नहीं सकते थे। हमें बहुत कायदे से याद है, मैं अहमदाबाद गया था, एक पंडित जी थे सुल्तानपुर की, तो उन्होंने हमें लगवा दिया एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी।
उस समय सैलरी थी हमारी लगभग 200 रुपये पर डे के हिसाब से, 6,000 रुपये मान लीजिए। खुद बनाना था, खुद खाना था, बहुत सारी व्यवस्थाएँ खुद की थी। और उसके बाद फिर हम 20-25 दिन किए। 20-22 दिन बाद हमें लगा कि नहीं, यहाँ तो हम भाई इस तरीके से हम नहीं रह पाएंगे। फिर वहाँ से चले आए। फिर हमारे कुमारगंज बाज़ार में हमारे सगे फूफा कृष्णधर उपाध्याय जी बाज़ार मालिक हैं वहाँ के। वहाँ पे हमने एक बहुत छोटी सी दुकान डाली। ये बहुत कम लोगों को पता है। ये बहुत छोटी सी दुकान हमने की। साल 6 महीने चलता रहा। उसी बीच एक आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हमारे बड़े भाई पाठक जी थे, वो बलिया के थे। उस समय डीजल फिलिंग का टावर वो में डीजल डालने का ठेका हुआ करता था लोगों का। हमारे पास तो पैसे वैसे थे नहीं भाई, जो होता था वो परिवार के भरण पोषण में और अपने ऊपर ही खर्च हो जाता था। तो पाठक साहब का जो है बड़ा एहसान रहा, उन्होंने हमको देखा। उनके दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया भगवान जाने, हमको बुलाए गए, आ जाओ गोरखपुर और तुमको हम कुछ और कराते हैं। हम तो हमारे ही अच्छा बुला तो लिए, अब जाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, पैसा था नहीं और गाड़ी थी नहीं, जाए कैसे। तो हमारी ग्राम सभा की ग्राम प्रधान धमसादीन भैया है और वो हमें लगता है कि 4थी बार वो प्रधान है। आज भी वो मौके पर मौजूदा प्रधान है हमारे यहाँ के। तो हम पाठक साहब की बात सुने तो हम धमसादीन भैया को फ़ोन किया कि भैया, उस समय खैर फ़ोन नहीं होता था, लेकिन हम एक छोटा सा फ़ोन हमने ले रखा था, नया वही ज़माना चला था, फ़ोन छोटा होता था। हाँ, छोटा वेनक्यू एक कंपनी थी, उसका फ़ोन हमने लिया था, आज भी हमें याद है। फोल्डिंग सेट था, छोटा सा, बहुत प्यारा सा सेट था। तो फिर प्रधान जी को हमने बताई पूरी बात। तो प्रधान जी ने हम पे विश्वास किया, सब कुछ किया। वो गाड़ी की व्यवस्था की गई और फिर ये हुआ कि गोरखपुर चलना है। तो दोस्त यारों को मिला के गाड़ी से हम लोग वहाँ गोरखपुर गए। पाठक जी से जब हमारी मुलाकात हुई, पाठक जी बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि हम आपको डीजल टावर में डीजल डालने का काम दे रहे हैं, आप कर पाओगे? तो भैया मनोबल हमारा शुरू से ही बड़ा ऊंचा रहा। तो हमने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी पैसा लगेगा? भैया पैसा तो हमारे पास है नहीं। खैर प्रधान जी ने हम पे विश्वास किया और लगभग 4-5 लोगों का ग्रुप बना के एक पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक ठाक लगभग 10-15-20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। फिर उसी से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर शहर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ऐसे करके 8-10 जिलों में हमारा काम चालू हो गया। अब डीजल लेने के लिए पैसे न रहे भाई, उसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि डीजल पर डे जो है लगभग 30 से 40-50 लाख रुपए का डीजल उठता था। तो हम लोगों ने बैंक में एक अकाउंट खुलवाया। उस अकाउंट के चेक से हम लोग जाके पेट्रोल पंपों पे एग्रीमेंट बनवाए। तो ऐसे चलते धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति थोड़ा सा सुधार आई। कहा जाए तो आपका जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है, चाहे नौकरी का समय रहा हो या बात किया जाए उसके पहले भी बचपन की बात हो, काफ़ी संघर्षों वाला ही रहा है। बिल्कुल भैया रहा, और आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। अब ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से ठीक है, दाल रोटी चल रही है, परिवार चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं राजनीति से जुड़ी, जो जनता जानना भी चाहती है। तो जनता ये जानना चाहती है आपका राजनीति में कब और कैसे आना हुआ? देखिए भैया, राजनीति में तो हम नहीं थे, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें उससे सीखने को मिली और कई लोगों को हमने चुनाव भी लड़ाया, और आज कुछ लोग हमारे अपने ही माननीय गण हैं। और तो लगभग हमें लगता है कि सक्रियता जो हमारी हुई है 2014 नहीं तकरीबन वही हम लोगों का 2018, 19, 20 यही सक्रियता हम लोगों की रही है। उससे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा आए, समाज में आए, समाज को के दुख दर्द को हमने समझना शुरू किया। तो उसी से दिल में रहा कि नहीं, अब राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। अब हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि सबको पता भी है यहाँ पर कि आप निषाद पार्टी से अपने आप को राजनीति में उतार रहे हैं, तो आपको आगे चलकर अपनी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं? देखिए,
महामना डॉक्टर संजय निषाद जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निषाद पार्टी के, और मौके पे कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग भी उनके पास है, कैबिनेट मंत्री हैं, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े चेहरे हैं वो। तो उम्मीद है क्या, वो बड़े भाई जैसे हमको बड़ा छोटा भाई जैसा स्नेह करते हैं। और अभी तो उन्होंने कहा कि तैयारी करिए और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, विधानसभा की तैयारी करिए, आप लगे रहिए। तो जो हमसे बन सकता है भैया, लगातार लगा हुआ हूँ। और आज से नहीं चलिए, इस बार उन्होंने कहा हम आज 5-7 साल पहले से ही भैया लगे हुए हैं और अपनों के बीच में मैं रहता हूँ। और ठीक है, एक गरीब घर का लड़का हूँ, नीचे से उठ के ऊपर तक पहुँचा, तो आगे पीछे भी बहुत सारा झेला हूँ, तो इससे कोई बहुत फर्क वर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रह गई उम्मीद की बात, तो डॉक्टर संजय निषाद जी के बारे में लगभग हमें लगता है पूरा प्रदेश जानता है, पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है। उनकी बेबाकी से उनकी बेबाकी से बात करने का और निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो बहुत बड़ी शक्ति है उनके अंदर। तो हमें उम्मीद ही नहीं है, बस पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब इस बार चुनाव को लड़ाएंगे 2027। चलिए ठीक है। एक सवाल और है, जनता जानना भी चाहती है, थोड़ा तीखा सवाल है, अरे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बिल्कुल पूरा देंगे। जनता ये जानना चाहती है कि आपके पास इनकम का स्रोत क्या है ऐसा? अभी जैसा आपने शुरुआत, अच्छा, इनकम का स्रोत मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि आप बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों की मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वही लोग जानना चाहते हैं, कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हम करें तो कुछ विरोधी भी होते हैं। तो ये एक सवाल रहेगा कि आपका इनकम का स्रोत क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो आप जहाँ अभी हमने आपसे बताया, पहले भी बताया कि ठीक है, शुरुआती दौर मैंने आपको बता ही दिया कि शुरुआती में हम कहाँ से किए, क्या किए, कैसे किए। बीच में ये कारवां हमारा रुका नहीं, 2014 तक जो है हम लगातार टेलीकॉम कंपनी से जुड़े रहे। और ठीक है, वो दौर भी अच्छा था और हम लोगों ने ईमानदारी मेहनत से काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, और जो भी कमाया सब नंबर 1 का पैसा कमाया, और सब बड़ा अच्छा रहा। और इस समय पीडब्ल्यूडी का कार्य जो है, पीडब्ल्यूडी हम A क्लास के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, A+ आप कह सकते हैं। A क्लास तो बहुत पहले हुआ करते थे, इस समय A+ के ठेकेदार भी हैं हम। और हमारा काम जो है लगभग कई जनपदों में हमारा काम चल रहा है, और दिन रात मेहनत करते हैं भैया, बस इतने हैं। और थोड़ा सा छुटपुट ज़मीन का व्यवसाय भी कर लेते हैं। तो यही हमारी इनकम की स्रोत है। चलिए ठीक है। हमारा एक सवाल और भी है, हमने देखा भी है और जनता भी देखती है, आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता भी देखती है, आपको गाड़ियों का बहुत शौक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम आपको बताएं कि लगभग 2008 से और आज हो गया 2026, तब से हमने अपनी ही कमाई से लगातार प्रतिवर्ष 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी तो मैं लेता रहा। और ये शौक मुझे आज से नहीं, पुश्तैनी है हमारा। हमारे पिताजी हमें बहुत कायदे से याद है कि 1995 के आसपास हमारे यहाँ जो है उस समय बहुत कम लोगों के यहाँ गाड़ियाँ होती थी। तो UPX 5574 करके इंटर जीप थी हमारे यहाँ। तो कुछ शौक तो खानदानी होते हैं, वो हैं और रहेंगे। हाँ, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, लगभग 3 फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, और एक 2-3-4 गाड़ियाँ हैं, लगभग 8-10 गाड़ियाँ हमारे पास है। तो भी आगे और भी गाड़ियाँ लेने का कोई प्लान? बिल्कुल लेंगे भैया। मार्च के बाद जो है, अभी मैं जल्दी ही गया था, फॉर्च्यूनर ही हमको लेनी थी। तो गया हुआ था, तो उन्होंने कहा भैया अभी मॉडल चेंज हो रहा है, कुछ हल्का सा कुछ चेंजेस हो रहे हैं गाड़ी में, तो अभी ना लीजिए, अभी आप बुक करवा दिए। तो हमने 2 फॉर्च्यूनर और बुक कर रखी है। ब्लैक कलर ही या कोई अलग? ब्लैक कलर ही रहेंगी। हाँ, क्योंकि हमने देखा है आपका कारवां जब निकलता है तो आपकी सारी गाड़ियाँ ब्लैक कलर में निकलती हैं। हाँ, थोड़ा सा कलर का शौक रहा, ब्लैक कलर अच्छा भी लगता है, और हमें जो लगता है भाई एक हमारी पर्सनालिटी को भी सूट करता है। बात करते हैं अब आपका राजनीति में आगे का क्या प्लान है? देखिए, राजनीति कोई हमारे लिए बिजनेस नहीं है, राजनीति हमारे लिए समाज सेवा है। समाज सेवा में कोई आज से पहले आप नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैं चुनाव लड़ना है तो मैं समाज सेवा कर रहा हूँ।
पिछले 5-7 वर्षों से करता आ रहा हूँ। और गरीब, दीन दुखिया, हीन, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे भाई, बड़े भाई, लगभग सर्व समाज को लेकर मैं चलता हूँ। और आज की स्थिति ये है कि सर्व समाज हमारे साथ भी है, उसी सबका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। और आगे 2027 का चुनाव हमको लड़ना है, वो तय है, मैं लड़ूंगा। अब कहाँ से लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, अभी थोड़ा सा इसका तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मामला डॉक्टर संजय निषाद जी डिसाइड करेगी, या शीर्ष नेतृत्व जो है उसको डिसाइड करेगा कि हमको कहाँ से लड़ना है। आपने बात नहीं किया कभी कि हमें बीकापुर से ही लड़ना है? नहीं, बिल्कुल, हमने कई बार कहा। हमने कहा गठबंधन में सीट बीकापुर से मिल जाएगी तो मैं वहीं पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, यही सब कुछ हमारा बीता है। और इसी के बीच, आप ही लोगों के बीच और परिवार के बीच और इसी समाज के बीच पला बड़ा हूँ, तो इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, इनको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं, क्या चाहिए, सब घर घर सबको जानता हूँ। तो उससे इससे और अच्छी बेहतर सेवा मैं कर पाऊँगा अगर मैं बीकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीता, तो बिल्कुल हम जन जन की सेवा करने का जो भाव हमारे अंदर है उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं मौजूदा समय की। तो जैसा कि सुनने में आ रहा है, खबरें चल रही हैं कि आप कोई धार्मिक आयोजन करवा रहे हैं। बिल्कुल भैया, हमारे यहाँ अभी माता पिता हमारे चारों धाम की यात्रा पे गए थे, यात्रा करके आए हैं। इसी 23 फरवरी को श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है किया है और चालू होगा कथा। हमारे माननीय इंद्रेश कौशिक जी महाराज, कामाख्या धाम के मुख्य पुजारी जो हैं, उनके द्वारा, उनके मुखारबिंदु द्वारा सुना जाएगा। हमारे निज निवास गांव कुड़ोली में शुरुआत हो रही है और 1 फरवरी तक चलेगा। 2 फरवरी को भंडारा है। चलिए ठीक है। सुनने में ये भी आ रहा है कि 23 तारीख से आपका जो श्रीमद् भगवत कथा आप करवा रहे हैं, उसके जस्ट पहले यानी 22 फरवरी को कुछ बड़ा आयोजन करने की तैयारी आप कर रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में। उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं उस दिन की, वो बताइए खास। देखिए, बिल्कुल हमारी माता जी जो है थोड़ा सा बहुत, माता पिता जी बहुत धार्मिक विचार के हैं। शुरू से ही उनका ये रहा कि जो है आप जो है जब भी हमारा कोई कार्यक्रम या हो या प्रोग्राम हो, तो उसमें जितने भी गरीब दुखिया, दीन या हमारे भाई बहन, माताएं बहनें जो उस मतलब नीडेड हैं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। तो हमने कहा कि माँ बाप से ही इस बार जो है इसी भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में काफ़ी जो है इसी में कुछ दान पुण्य करवा दिया जाए। तो क्या क्या योजना है आपकी जो आप इस बार दान पुण्य करने वाले हैं? जी बिल्कुल, माताओं बहनों को जो है वस्त्र दान, साड़ी दान की जाएगी, कंबल दान किया जाएगा। और जो 90% प्लस हमारी बहनें हैं, बेटियां हमारी हैं, उनको जो है हाई स्कूल इंटर में जो पास आउट है, उनको एक साइकिल देने का कार्य किया जाएगा। और उसी के साथ जो है विकलांगों को ट्राईसाइकिल, और जितने भी समूह, स्वयं सहायता समूह जितने भी हैं अपने पूरी विधानसभा में, लगभग 100 कुछ की लिस्ट हमारे पास आ गई है, कुछ बाकी है, वो भी जो है आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। कुछ लोग आज शाम को ही ला के दे रहे हैं। सबको, प्रत्येक समूह को एक एक जो है सिलाई मशीन, एक समूह में एक वो, और वो जो है ये नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जो है हमारी व्यक्तिगत जो सोच है कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक समूह में हमारी माताएं बहनें 8 से 10 होती हैं, एक मशीन देंगे तो वो 10 यूज करेंगे उसको, तो उससे कहीं ना कहीं जो है जगदम्बा जो स्वरूपा हमारी बहनें माताएं हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा उनको वो मिलेगा और इससे एक आपस में सामंजस्य भी बरकरार रहेगा। अच्छा, तो ये जो आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसमें लगभग कितने लोग आने का तैयार, मतलब जो निमंत्रण आपने दिया, लगभग कितने लोगों के आने की उम्मीद है? देखिए, लगभग जो हम जितने हमारे इष्ट मित्र हैं, दोस्त यार हैं, कुछ माननीय गण हैं, और लगभग हमारी विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ 4-10 कार्ड, 20 कार्ड, 50 कार्ड ना गया हो। और अपने इर्द गिर्द के जहाँ मैं पला बड़ा हूँ, हमारी ग्राम सभा के इर्द गिर्द में 10 किलोमीटर में ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हमने इनवाइट ना किया हो, आमंत्रित ना किया हो, कहा ना हो
इन भाई के अगर जिसको नहीं कह पाए हैं, किसी को व्हाट्सएप पे, किसी को मैसेंजर पे, किसी को फेसबुक से माध्यम से हम अपील कर रहे हैं कि चूँकि कार्यक्रम बहुत बड़ा है, सब जगह हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमेशा यही निवेदन सबसे करते हैं कि इस कार्यक्रम में आइए और जो है इसकी शोभा आप ही लोगों से बढ़नी है, बढ़ानी है। अच्छा, इस कार्यक्रम में देखा जाए, बात किया जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में आप किसको बुला रहे हैं? जैसा कि पीछे देखा भी गया है कि आपने कभी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी को भी बुलाया है, तो इसमें क्या प्लान है आपका? देखिए, माननीय जी का कार्यक्रम हमने लिया है, 22 फरवरी को ही उनका कार्यक्रम हमने लिया है और माननीय जी ने काफ़ी आश्वस्त भी किया है कि 100% प्रयास रहेगा। क्योंकि 20 तारीख है, आज सदन खत्म हो रहा है, तो अभी तो सदन में व्यस्त थे वो। अब चूँकि उनके पास करोड़ों लोगों का जो है की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, तो ठीक है, अब जैसा उनको समय मिलेगा तो आएंगे। तो हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी ही होंगे और बाकी तो सब हमारे विशेष अतिथि लगभग हमें पूरे जनपद के और बाहर से भी काफ़ी लोग आएंगे। सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, सबका वो है, जिस लायक हो सम्मान करूँगा। चलिए ठीक है। हमारे साथ ये बात करने के लिए बीकापुर विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी जो कि 2027 के लिए तैयारी भी कर रहे हैं और देखा जाए तो ये समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। अभी हमारे बीच में करुणाकर पांडे और बब्बू भैया बैठे थे और अब हम जो भी इनसे हमने बात किया है वो सारी चीज़ें ये जनता के सवाल थे और जनता इन्हें जानना भी चाहती थी। तो सबसे पहले आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका अमित भाई, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।